आइए 10 की कमाई की शुरुआत कर ही ली जाए। अब जब सेठी साहब आई गए तो एसपीएल मिड कैप भी शुरू कर देते हैं। सेठी साहब स्वागत है, बताएं सर आपकी आज के लिए लॉन्ग टर्म पिक। बिल्कुल अनिल जी, जो आज का मेरा लॉन्ग टर्म स्टॉक है वो भी स्टॉक कई बार मैं रेगुलर इंटरवल्स पे आता है मेरे रडार पे। स्टॉक का नाम है राइट्स, एक रेलवे स्टॉक है, बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। ये कंपनी मेनली कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, फिर टर्न की प्रोजेक्ट सेटअप करती है, रेलवेज के लिए तो करती ही है, इसके अलावा मेट्रो रेल है, हाईवेज है, फिर एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स और कई सारे प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के लिए भी काम करती है, जैसे टाटा स्टील, सेल, एनटीपीसी वगैरह के लिए। और एक बहुत ही जबरदस्त 5,000 करोड़ से ज्यादा की ऑर्डर बुक है। फिर नए ऑर्डर्स रेगुलर इंटरवल पे पाइपलाइन में रहते हैं, अनाउंसमेंट रेगुलर इंटरवल पे आते रहते हैं। बेंगलोर मेट्रो पे काम कर रही है, अहमदाबाद मेट्रो पे काम कर रही है, आईआईटी दिल्ली का प्रोजेक्ट कुछ कर रही है, और फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं। 15 के मल्टीपल पे एक तो स्टॉक ट्रेड करता है, तो वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता है। डिविडेंड यील्ड है क्लोज टू 5%, रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 26%। एफआईएसडीआई में अच्छा खासा इंटरेस्ट है इस स्टॉक में। मुझे लगता है ये स्टॉक लॉन्ग टर्म में अच्छा करना चाहिए, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। 450 का मेरा इसमें लॉन्ग टर्म टारगेट है, 9 से 12 महीने का। राइट्स, ये है वो शेयर रेलवे का जो खरीदारी करने के लिए आए 9 से 12 महीने के लिए सेठी साहब की तरफ से। आइए पालिया साहब भी हमारे साथ है तैयार। पालिया साहब सुप्रभात, बताएं सर आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी। सो लॉन्ग टर्म पिक रहेगी सुदर्शन केमिकल। स्टॉक पे काफी बड़ा करेक्शन हमने पिछले कुछ महीनों में देखा, लेकिन स्टॉक का अगर अब यहाँ पे हम नियर टर्म टू शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे एनालाइज करें तो स्टॉक पे पिछले 4-5 महीनों से लोअर साइड पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। मंथली चार्ट पे अगर देखें तो एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट भी यहाँ पे मंथली चार्ट पे होते हुए दिखा है। 4 से 5 महीनों का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक वापस अपने 200 डे मूविंग एवरेज जो कि हम कंसीडर करते हैं एक लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से, उसके ऊपर कंफर्टेबली अब यहाँ पे सस्टेन करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है सुदर्शन केमिकल को यहाँ पे लॉन्ग टर्म के हिसाब से बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट जो आ सकते हैं करीब 540 से 560 तक की अपसाइड हमें लगता है इसमें लॉन्ग टर्म में आते हुए दिख सकती है। करंट लेवल से छोटी मोटी डिप में इसको ऐड करें, 385 के आसपास का स्टॉप लॉस होगा। ओके, तो ये है आपके लिए सुदर्शन केमिकल्स, जहां पर आपको करनी है खरीदारी। 2 कैश कॉल्स आपके लिए बेहतरीन आते हुए इस बीच अब 41,800 के लेवल तक आपको बैंक निफ्टी फिसलते हुए दिखा है, तो थोड़ी और वीकनेस हुई है। 17,600 का लेवल अभी अभी निफ्टी ने तोड़ा भी है, तो वहां से वीकनेस आ रही है। आज सीमेंट से आपको थोड़ा सहारा आने की कोशिश कर रही है। पिछले 10 मिनट में सीमेंट स्टॉक्स का एक्शन देखिए। अल्ट्राटेक के बारे में तो हमने अभी थोड़ी देर पहले वागे साहब से बात करी थी। एसीसी अंबुजा में खरीदारी आई है, ग्रासिम ऊपर आते हुए दिख रहा है, इंडिया सीमेंट 1.25% ऊपर आपको इस समय दिख रहा है। तो सीमेंट स्टॉक्स में थोड़ा रोटेशन चल रहा है। ऑफ कोर्स वेटेज वाइज इतने बड़े नहीं है, इसलिए पूरे बाजार को तो नहीं संभाल पा रहे, बट रोटेशन के हिसाब से सीमेंट में एक्शन अच्छा बना हुआ है। एक इंडिया सीमेंट 1-1.25% ऊपर भी है। सो मुझे एक बार जरा इंडिया सीमेंट्स का चार्ट भी देखें सर, थोड़ा एक्शन इसमें अच्छा बनते हुए दिख रहा है आपको। दीपांशु, थोड़ा सा मोमेंटम तो बन रहा है, लेकिन अच्छी तेजी के लिए स्टॉक को 190 का लेवल ऊपर में ब्रेक करना होगा और 190 के ऊपर क्लोजिंग देना होगा। इंडिया सीमेंट में 190 का लेवल ब्रेक होने के बाद 200 रुपए तक के लेवल देखने को मिलेंगे। जिन्होंने पोजीशंस बनाई है वो लोग होल्ड करें। 190 के बाद खरीदारी करने पे 185 का स्टॉप लॉस लगाना है और 200 प्लस के टारगेट फिर जल्दी शॉर्ट टर्म में इंडिया सीमेंट में देखने को मिल सकते हैं। तो ये है आपके लिए इंडिया सीमेंट पर राय इस वक्त। और इस बीच देखिए एक और स्टॉक जिसने 400 रुपए का लेवल फिर से छुआ है, आने की कोशिश कर रहा है। नहीं, फ्यूचर्स में आ गया। अच्छा, हाँ, हम तो भविष्य देखते हैं ना। चलिए, आप क्या कैश मार्केट के आईटीसी 399 के चक्कर में है, लेकिन फ्यूचर्स में 400 रुपए का टारगेट आ चुका है। बताइए सर। हाँ, जरा एक लाइफ हाई पर है वैसे तो सारे आईटीसी बुल्स के दर्शन कराइए। आई थिंक कैश में भी आ गया था, एक बार जरा पुल अप करिए। जरा आईटीसी बुल्स के दर्शन कराइए। देखिए मुझे याद है आईटीसी सेठी साहब, जैन साहब, पालिया जी, सुमित जी, सारे पूरा पैनल। खाली मैं जय ठक्कर और वागल साहब को लेकर श्योर नहीं हूँ इन्होंने आईटीसी इनकी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है या नहीं रहा, लेकिन आप वागल साहब आपके भी रिकमेंडेशन लिस्ट में रहा है ना सर? जी, मैंने आखिरी पड़ाव में रिकमेंड किया था और बिल्कुल वो मुंह आ गया अभी। वागल साहब क्या है, नेट प्रैक्टिस या जब ये चलते रहते तब रिकमेंड नहीं, बोले कि जब मैच शुरू होगा ना, मतलब जब एक्शन पूरा शुरू हो तब वागल साहब का फोकस आता है एकदम परफेक्ट। तो चलिए आईटीसी 400 रुपए। किसी आप में से कोई आईटीसी पर विशेष टिप्पणी करना चाहें तो नहीं, तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। किसी की कोई विशेष राय? जी जैन साहब। नहीं, ये जो आपने लास्ट पूछा था ना कि ये ओएनजीसी कब आपके जेम्स में आएगा, ये बड़े एलआईसी कब आएगा,
तो मैंने उस दिन भी बोला था कि आईटीसी जेम्स स्टॉक है मेरा, मैंने 205 के लेवल पे स्टॉक को दिया हुआ, दोपहर में दिया था, नॉट 9:30 बजे वाले सीरीज में। बट यस, मुझे अभी भी लगता है कि बहुत अच्छा माहौल है, क्योंकि यहां पे भी देखिए डीमर्जर अपॉर्चुनिटीज है और अच्छा खासा मूव बहुत फास्ट दिया है। तो 370 380 एक अच्छा रेंज है जहां पे ये हर बार सपोर्ट ऐसा लगता है कि लेगा। और आपने ये बात बहुत अच्छी कही, मैम तो फ्यूचर देखते हैं तो 400 रुपया फ्यूचर में तो हो चुका है, बट ये प्रेजेंट में भी हो जाएगा बहुत आराम से। और मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में ये 450 तक के लेवल्स आएंगे। इनका एक आईपीओ भी आने वाला है और फिर दूसरे डीमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज, और जिन सेक्टर में है ये स्टॉक, सिगरेट के अलावा भी एफएमसीजी में भी पकड़ बना रही है, पेट बना रही है, पेपर स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, होटल्स अच्छा कर रहे हैं। तो ओवरऑल वो छोटे सेगमेंट है, बट यस, तो एंड इनसेंसिटिव है प्रोडक्ट जो है इनका, उनका प्राइस इनसेंसिटिव है, बजट की एक बहुत बड़ी तलवार लटकी हुई थी। तो ये सारी चीजें बेहतर हो रही है एंड इतना सस्ता पी मल्टीपल पे अगर एक एफएमसीजी स्टॉक मिले और इस तरीके का, क्योंकि बाकी सब इससे 2.5 3 गुना 2 गुना वैल्यूएशंस पे है, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी भी बाय ऑन डिप्स और यहाँ पे भी स्टैगर्ड वे में बाइंग की जा सकती है। बार लगातार आईटीसी को रिकमेंड करने वाले हिमांशु गुप्ता जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हुए बोला आईटीसी को 400 की सलामी हिमांशु जी ने दी है। हिमांशु जी, आईटीसी ने आपकी सलामी कबूल की है। चलिए, बहुत बढ़िया। यही अच्छी बात है कि बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब फंडामेंटली मजबूत शेयर आपको लंबे समय तक सुस्त रहने के बाद, बिजनेस को मजबूत बनाने, बैलेंस शीट को और बेहतर करने के बाद अच्छे दामों पर अच्छे वैल्यूएशन पे मिले, तब आपका पैसा अच्छा बनता है। 2 साल में आईटीसी ने दुगने से ज्यादा किया है पैसा। डिविडेंड आया है मोटा 28 रुपए डिविडेंड दे चुकी है ऑलरेडी, तो डिविडेंड भी है और साथ मूव भी आई है। बिल्कुल, तो आईटीसी बढ़िया मोमेंटम में। आइए, जय की तरफ से एक कॉल भी है उनकी, बिगुल जय का जैकपॉट। बताया जय। जी बिल्कुल दीप, मैं ये कहूंगा कि आईटीसी पर तो मैंने एक दफे एक लॉन्ग टर्म कॉल दिया था अनिल जी। मैंने लगभग 225 के आसपास हमने फंडामेंटल पिक तब निकाली थी प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में, और तब लगभग 350 तक के टारगेट्स अनिल जी के उसके टारगेट्स दिए थे। और एक दफे अनिल सिंह भी 52 इंडेक्स में भी मैंने इसको शामिल किया था अनिल जी, तभी भी आईटीसी रेकमेंड किया था। और हाल ही में भी इसने 25 पॉइंट का रेंज अनिल जी ब्रेकआउट किया, तो 425 के लेवल्स यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। सो आईटीसी पर तो ये कमेंट्स है अनिल जी, बट देन होटल स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। सो मुझे 330 का कॉल खरीदने की मेरी सलाह है इंडियन होटल्स का, जो भी ट्रेड कर रहा है 7 रुपए 80 पैसे 8 रुपए ये रेंज में, 7.80 to 8 के रेंज में आप इंडियन होटल्स का 330 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदें। यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा दूर लगाना होगा, 4 रुपए 60 पैसे पर, 4.60 पर यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस होगा। बट टारगेट्स जो ऊपर में निकल कर आ रहे हैं, फर्स्ट टारगेट विल बी 12.80 एंड सेकंड टारगेट विल बी 15.50। सो ये 2 टारगेट्स के लिए आप खरीदे इंडियन होटल्स। होटल स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम है एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडियन होटल्स में जो हिसाब से रेंज ब्रेकआउट देखने मिल रही है हमें, ये स्टॉक जा रहा है लगभग 345 350 के लेवल्स हमें यही एक्सपायरी में दिखा सकता है। तो इंडियन होटल्स ये है वो स्टॉक जहां पर एक्शन रह सकता है भरपूर। यहां करनी है खरीदारी 1280 1550, ये 2 टारगेट खरीदे 8 के आसपास, 330 का कॉल ऑप्शन। आइए बढ़ते आगे और अब वक्त है न्यूज पर व्यूज सेगमेंट का। आज एक बेहद इंटरेस्टिंग कंपनी से हम आपकी करवा रहे हैं मुलाकात, धानुका एग्रीटेक। धानुका एग्रीटेक वैसे तो आप जानते पहचानते ही हैं इस कंपनी को, फिर भी बता दूं कि देश में प्लांट प्रोटेक्शन यानी कि फसलों के प्रोटेक्शन के लिहाज से ये जो कारोबार करने वाली ये दिग्गज कंपनियों में से एक है। गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंपनी के पास में, देश भर में 40 से ज्यादा वेयर हाउसेज हैं और डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स का बड़ा नेटवर्क कंपनी रखती है। इसके अलावा अमेरिका, जापान और यूरोप के सारी जो बड़ी एग्रोकेमिकल कंपनियां हैं, इनके साथ अंतर्राष्ट्रीय करार भी धानुका एग्रीटेक ने किए हुए हैं। आइए मैं आपकी मुलाकात कर रहा हूं कंपनी के चेयरमैन आरजे अग्रवाल साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से श्री राम कॉमर्स कॉलेज से ग्रेजुएशन कर चुके हैं। 1980 में आपने धानुका एग्रीटेक को की कमान संभाली है। इसके अलावा आप क्रॉप केयर फेडरेशन ऑफ इंडिया के भी चेयरमैन रह चुके हैं और फिक्की और बाकी सारी दिग्गज संस्थाओं के साथ आपने लंबा कामकाज किया है। अग्रवाल साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए।
सबसे पहले चूंकि आपकी कंपनी फसलों के प्रोटेक्शन से के लिहाज से प्रोडक्ट्स बनाती है, उनके लिए कामकाज करती है, एक बार जरा ये मॉनसून के फोरकास्ट को लेकर आपसे राय लेना चाहता हूं। जहां आईएमडी कह रहा है कि मॉनसून नॉर्मल रहेगा, एवरेज का 96%, स्काईमेट कह रहा है कि थोड़ा कमजोर भी हो सकता है, एल नीनो की संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं। अगर कमजोर मॉनसून रहता है तो किस तरह का असर पड़ सकता है फसलों पर और स्पेशली आपकी कंपनी के कारोबार पर? सिंघवी साहब देखिए, अगर पीछे हम गौर करें, जब भी एल नीनो का इम्पैक्ट रहा है तो बहुत ज्यादा मतलब उसका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर असर नहीं हुआ। तो अभी भी जैसे आज मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जो फोरकास्ट है वो नॉर्मल की है। आज हमारे देश में देखिए इरिगेटेड एरिया काफी बड़ा है, तो पहले हम कहते थे 40% है, वो बढ़कर काफी हो गया है। तेलंगाना में करीबन 80 लाख हेक्टेयर नया इरिगेशन है। तो मैं नहीं समझता कि पिछले जब एल नीनो का इम्पैक्ट हुआ तो हमारे बिजनेस में 2-4% का ऊपर नीचे तो हुआ, लेकिन इससे ज्यादा फर्क मुझको नजर नहीं आता है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आमतौर पर अगर मॉनसून अच्छा रहे, 4 साल से तो अच्छा ही है सर, अगर 5 साल भी अगर समझो अच्छा रहे तो फिर फायदा होता है। डेफिनेटली देखिए, जो रेन फेड एरियाज हैं जहां पानी की सप्लाई नहीं है रेगुलर और वहां बारिश होती है, तो वहां किसान के पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल ज्यादा कर सकता है। अगर उसके पास पानी नहीं है तो पानी के बिना हम भी रिकमेंड नहीं करते हैं कि बिना पानी के, क्योंकि पेस्टिसाइड स्प्रे में नहीं हो सकता, स्प्रे करने के लिए भी पानी चाहिए। और वैसे तो अब हम ड्रोन्स भी ले आए हैं और ड्रोन्स में 10 लीटर पानी में 1 एकड़ में स्प्रे हो जाता है। तो अभी मैं नहीं समझता कि एल नीनो की वजह से, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री है फूड इंडस्ट्री को, जो फूड प्रोडक्शन है उसको सपोर्ट करती है। कोई भी कंट्री फूड प्रोडक्शन से कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि हमारी इंडस्ट्री पे, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा देश है, मान लीजिए 1-2 स्टेट में सूखा पड़ भी जाता है तो वो कंपनसेट दूसरे स्टेट से हो जाता है, और ओवरऑल बिजनेस में हम देखें तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बात की अगर मैंने सही सुनी तो मैं एक बार जरा फिर से रिपीट करता हूं। आप कह रहे हैं कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है, और अगर ड्रोन टेक्नोलॉजी से सिर्फ 10 लीटर पानी से 1 एकड़ में सप्लाई हो सकती है, सिंचाई हो सकती है, ये सही है सर? सिंचाई नहीं हो सकती सिंघवी साहब, हाँ, ये पेस्टिसाइड का स्प्रे हो सकता है। पेस्टिसाइड्स का स्प्रे, ओके। हाँ, मैं थोड़ा सा इसलिए मैंने कहा कि मैं अच्छा, तो अगर आपका पेस्टिसाइड आपको स्प्रेड करना है 1 एकड़ में, तो मतलब ड्रोन से 10 लीटर में वो काम हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। हम ड्रोन्स भी सेल कर रहे हैं, सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं स्प्रे की। तो ये एक नया वर्टिकल हमने खोला है किसानों तक ड्रोन और ड्रोन से सर्विसेज देने का। तो ड्रोन सर आप फिर खुद तो नहीं बनाते होंगे, खरीदते होंगे, इंपोर्ट करते हैं या देश में से ही खरीदते हैं आप? हमने इंडिया की एक स्टार्टअप कंपनी है, जब वो कंपनी शुरू हुई तो हमने उसमें इन्वेस्ट किया था। अच्छा, उस कंपनी से हमारा एग्रीमेंट है, टाई अप है। हम उनसे ड्रोन्स लेते हैं, सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को। तो हमारा उसके साथ एज ए पार्टनर इन्वेस्टमेंट है, तो हमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट उनसे मिलता है। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, हाल ही में ये नेचुरल गैस की प्राइसिंग के नए फॉर्मूले भी आ गए हैं, राइट? फर्टिलाइजर सेक्टर पर वैसे आपके डायरेक्टली नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली आप तो पूरी पकड़ उस पर भी रखते हैं, आपके कारोबार से जुड़ा हुआ भी है। किस तरह का फायदा नुकसान आप देखते हैं नई गैस प्राइसिंग फॉर्मूले के हिसाब से? देखिए, अभी तक तो भारत सरकार सब्सिडी दे रही है फर्टिलाइजर के ऊपर। पिछले साल करीबन भारत सरकार का सब्सिडी का बजट 2.5 लाख करोड़ रुपए हो गया था फर्टिलाइजर पे, जबकि पेस्टिसाइड जो इंश्योरेंस का काम करता है किसानों के लिए, उस पर 18% का जीएसटी है। ये बहुत अपने आप में बड़ी कंट्राडिक्टरी सी लगती है। लेकिन फर्टिलाइजर देखिए, हमारे देश में हम डेवलप्ड कंट्री से कंपेयर करें तो हमारे यूज अभी बहुत कम है। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क चाइना से भी कंपेयर करें, जहां जीडीपी कृषि से हमारे से करीबन 3 गुना प्रति हेक्टेयर है, तो उनकी फर्टिलाइजर की खपत भी हमारे से करीबन दुगनी है। तो आज हमारे यहाँ तो फर्टिलाइजर की कंजम्पशन बढ़नी है, क्योंकि आबादी बढ़ रही है, पैदावार बढ़ाने के लिए जमीन बढ़ नहीं सकती। और नई टेक्नोलॉजी जिसमें नए बीज,
नई टेक्नोलॉजी के फर्टिलाइजर, नई टेक्नोलॉजी के पेस्टिसाइड, ड्रोन्स, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, इन सब का ही बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा सर, अब ये बताएं कि आपके प्रोडक्ट्स की डिमांड कैसी दिख रही है इस साल, और अब चूंकि अगले साल इलेक्शन भी होने वाले हैं, आमतौर पर हमारी धारणा ये होती है कि इलेक्शन के साल भर 6 महीने पहले किसानों के हाथ में पैसे थोड़े बेहतर होते हैं, ज्यादा होते हैं। क्या कोई डिमांड में मजबूती, बढ़त के संकेत हैं सर? देखिए, जैसा मैंने बताया कि अगर आप इस बात पे एक ही डेटा मैं देता हूं, गौर करें कि हमारे यहाँ पेस्टिसाइड का कंजम्पशन लीगल 360 ग्राम प्रति हेक्टेयर है, जबकि चाइना में 13 किलोग्राम से ज्यादा। तो आज हमारे देश में 30 से 40%, एफएओ का डेटा है 40%, हमारी सरकार पार्लियामेंट में बताती रही है 10 से 30% फसलों का नुकसान कीड़े बीमारियों की वजह से हो सकता है। तो हमारे देश में तो इस क्षेत्र में भी बहुत प्रगति होनी है, बहुत दूर जाना है। और हमारी कंपनी ऐसे पेस्टिसाइड लेके आई है लेटेस्ट, जो 10 ग्राम 20 ग्राम प्रति हेक्टेयर में काम करते हैं। ग्रीन टेक्नोलॉजी है, एनवायरमेंट पे भी लोड कम है, तो हमारे प्रोडक्ट्स की तो डिमांड बढ़नी ही बढ़नी है। बात है, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा आउटलुक धानुका एग्रीटेक की तरफ से। अग्रवाल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया और पूरा विस्तार से हमें बताया कि किस तरह का मूड माहौल आगे चलते हुए बन सकता है और किस तरह का आगे मॉनसून को लेकर कोई खास चिंता करने की बात नहीं, ये भी सर ने बहुत आसान भाषा में हमारे दर्शकों के लिए समझाया। बढ़ते आगे, और आज कमोडिटी मार्केट का अपडेट देख लेते बाकी हैं। थोड़ा रह गया बाकी सब चीजों में कमोडिटी कर लें अभी। बिल्कुल बिल्कुल तैयार है, बताएं। रुपया थोड़ा कमजोर है, 4 पैसे कमजोर खुला था, उसके सामने अभी 8 पैसे आपको कमजोर दिख रहा है। कुछ ज्यादा गिरा नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि ओवर द वीकेंड हमने देखा था जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में रिकवरी आई थी, कुछ ज्यादा बड़ा प्रेशर रुपए पर आपको दिख नहीं रहा है। कच्चा तेल एकदम सपाट है, कुछ मूव नहीं आ रही है। नेचुरल गैस में आज तेजी जरूर है, 3.25% ऊपर डेज हाई पर नेचुरल गैस ट्रेड करते हुए दिख रहा है। सोना भी सुस्त शुरुआत के बाद अब मोमेंटम पकड़ रहा है, हालांकि ऑफकोर्स हमने देखा था बड़ी गिरावट सोने में आई थी, $40 इंटरनेशनल मार्केट्स में गिरा था, हमारे बाजार में 1000 रुपए की गिरावट आई थी। उसके बाद सोना आपको एकदम फ्लैट इस समय दिख रहा है, 50 रुपए ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। सिल्वर की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन आपको आते हुए नहीं दिख रहा है, मामूली सी गिरावट है, 75,600 के लेवल पर सिल्वर होल्ड करते दिख रहा है। बेस मेटल्स की मिलीजुली चाल है, सुस्त शुरुआत के बाद अब थोड़ा मोमेंटम पकड़ा है। कॉपर, एल्यूमिनियम और जिंक यहाँ पर हल्की फुल्की आपको खरीदारी आती हुई दिख रही है। देखते हैं थ्रू द डे कैसा एक्शन रहेगा। बट अनिल जी, 2 खास शो हम तैयार करके लाए हैं आज 11:30 बजे के लिए। सबसे पहले जीरे की चोरी। हमने सोने की चोरी तो देखी है, काफी बार इस पर चर्चा भी हुई है, हीरे की चोरी देखी है, बट ताजा खबर यह है कि अब जीरे की चोरी भी होने लगी है और इसका बड़ा मामला सामने आया है। भाव हमने देखा है सर रिकॉर्ड ऊंचाई पर है, हमने हाईलाइट भी करा है, कई बार इस पर चर्चा भी हुई है। मेरे पास भी जीरा है काफी, अभी मैं एक्चुअली कश्मीर गया तब वहां से मैं खरीद के भी लाया था। अच्छा, हाँ, वहाँ पे कश्मीर में सैफरन लेते ना, सैफरन तो लिए ही है, तो लिया होगा। लाजवाब सैफरन, मतलब केसर तो वहाँ की है, स्पेशलिटी है। हाँ, मतलब गजब है बिल्कुल। और उसके अलावा ड्राई फ्रूट्स, स्पेशली मामरा बादाम, एप्रिकॉट्स, बिल्कुल, वॉलनट्स, अखरोट वगैरह, ये तो बहुत ये तो है फॉर चेंज दी। वहाँ पे हमें ऐसा जीरा मिला जो हमने कभी देखा नहीं। कैसा? बहुत ही मतलब इतनी बेहतरीन खुशबू और इतना बढ़िया स्वाद। तो आपने ये जो बताया है, क्या जीरा की चोरी हो रही है इसकी, जीरे की चोरी, तो क्या इसको भी मैं जो वहां से जीरा लाया उसको लोक में रखूं? कर दीजिए सर, कर दीजिए, वैल्यू में तो काफी ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी अच्छी है। बट अपेरेंटली जोधपुर में ऐसा हुआ है कि ट्रकों से करोड़ों का जीरा चोरी हो रहा है। रियली? करोड़ों का जीरा, तो सोचिए कितना अमाउंट चोरी होते हुए दिख रहा है यहाँ पर। अरे वाह, ये कुछ केस मामला सामने आया जोधपुर से, तो इस पर फोकस करेंगे क्योंकि रिकॉर्ड हाई पर प्राइसेस है, तो उस पर जीरे की चोरी हो रही है। और फिर दाल पर बड़ा एक्शन, यहां पर भी महंगाई पर निगरानी रखने के लिए सरकार का बड़ा एक्शन आ सकता है। क्या सोच रही है सरकार और क्या होगा इंपैक्ट प्राइसेस पर, इस पर भी करेंगे चर्चा। तो 11:26 पर सर जीरे की चोरी और फिर दाल पर बड़ा एक्शन 11:35 पर आज आपको मिलेगा। तो ये है आपके लिए दोनों ही विशेष शो आज 11:30 बजे, पूरा फोकस एग्री कमोडिटीज पर आपको देखने को मिलेगा। आइए बढ़ते आगे, हमारे मेहमान हमारे साथ हैं। आइए पोजिशनल पिक्स का वक्त है। बताएंगे पहले राजेश पालिया साहब अपनी पोजिशनल पिक। पालिया साहब ने पसंद किया था सुदर्शन केमिकल लॉन्ग टर्म के लिहाज से,
बताएं सर आपकी पोजिशनल पिक। अनिल जी, पोजिशनल पिक रहेगी गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड। ये स्टॉक में देखें तो ऑलमोस्ट 5 महीने का एक कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला। जिस तरीके से स्टॉक में वीकली चार्ट पे एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ है और जो फॉलो बाइंग एक्शन यहाँ पे देखने को मिला है, हमें लगता है ये स्टॉक अब शॉर्ट टर्म में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। तो गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड के अपसाइड के टारगेट पोजिशनल बेसिस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आना चाहिए करीब 340-350 की तरफ। करंट लेवल से स्टॉप लॉस होगा करीब 255 के आसपास। 255 गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स यहां पर करके चलें आप खरीदारी। यह है आपके लिए राय आती हुई पोजिशनल पिक। एक स्टॉक जिस पर फोकस है ही, और क्योंकि बाजार में थोड़ी वीकनेस अभी बढ़ी भी है तो आइए इसके बारे में थोड़ा समझते भी हैं। एचडीएफसी बैंक नतीजे जैसे अनिल जी आपको सुबह कह रहे थे एकदम स्टेबल थे, कुछ ज्यादा खास भी नहीं थे, कुछ ज्यादा खराब भी नहीं थे, बट अब स्टॉक में आपको कमजोरी आती हुई दिखी है। तो एचडीएफसी बैंक क्योंकि सेक्टर लीडर है स्पेशली प्राइवेट बैंक से, इसके नतीजों से फिर बाकी बैंकिंग सेक्टर से क्या आपको समझना चाहिए? लंबा अर्निंग सीजन है इस बार। नूपुर बताइए क्या कुछ संकेत आए एचडीएफसी बैंक की तरफ से जो बाकी बैंक्स के भी नतीजों पर थोड़ा आइडिया हमें देते हैं? बिल्कुल, जैसे कि रिजल्ट का एनालिसिस किया था हमने, इतना कोई पॉजिटिव इतना कोई नेगेटिव निकल के नहीं आता, लेकिन जो एनआईआई ग्रोथ आई थी वो स्ट्रांग थी, 24% की ग्रोथ थी। एसेट क्वालिटी में सुधार था। नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स फ्लैट था 4.3% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो। लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री से 2 चीजें सामने आई थी। पहली, उन्होंने कहा था कि ग्लोबल मंदी का खतरा अभी भी है, तो ये एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट था। दूसरा, आने वाली तिमाहियों में कॉस्ट ऑफ फंड्स बढ़ेगा, तो ये दोनों ही चीज है जिसपे एक ट्रेंड सेक्टर के लिए फिलहाल निकल के आ रहा है। इनफैक्ट मार्च का कासा रेशियो देखेंगे तो उसमें गिरावट थी, 48% से गिरकर इस बार 44% के आसपास आते दिखा था। अब इन नंबर से पूरे सेक्टर का क्या जो ट्रेंड निकल के आ रहा है, क्या ट्रेंड बन रहा है, वो मैं आपको बता देती हूँ। सबका यही मानना है कि कासा जो है उसकी जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी धीमी हो सकती है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। रिटर्न ऑन एसेट की जो ग्रोथ है वो स्ट्रांग रहेगी क्योंकि एनआईआई की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है कि वो स्ट्रांग आने वाली सारे बैंक्स की। इनफैक्ट एवरेज ग्रोथ निकाले तो 28 से 35% की नेट इंटरेस्ट इनकम में ग्रोथ इस बार आ सकती है। रिटेल सेगमेंट बढ़िया रहेगा, वहां पे मोमेंटम बना रहेगा जिसके चलते लोन ग्रोथ भी मजबूत रहेगा। रूरल बैंकिंग में इस बार एक्सपेक्टेशन है कि जो है वहां पे अच्छी ग्रोथ हो सकती है। कॉस्ट ऑफ फंड्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे मजबूत रह सकते हैं। रीस्ट्रक्चर्ड बुक जो है वहां पे गिरावट की पूरे सेक्टर को उम्मीद है। और एसेट क्वालिटी एचडीएफसी की भी सुधरी थी, दूसरे बैंक्स की भी एक्सपेक्टेशन है कि सुधर के आ सकती है। कासा की ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन हो सकती है लेकिन एसेट क्वालिटी इंप्रोवाइज हो सकता है पूरे सेक्टर में। एसेट क्वालिटी सुधरेगी। और निम्स पर फ्लैट हल्का सा ही था, फ्लैट हाँ। तो नॉमिनल ही रहने वाला है। तो चलिए ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन। थोड़ी देर में हम इन पर बात भी करेंगे। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से गौतम दुग्गड़ साहब भी अर्निंग्स पर पूरा बात करेंगे, अर्निंग्स पर उनसे विस्तार से बातचीत करेंगे, आईटी की भी और बैंक्स की भी। उससे पहले जल्दी से एक बार पोजिशनल पिक सेठी साहब से ले ली जाए। सेठी साहब बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, आपने पोजिशनल पिक के लिए जल्दी से लेने की बात करी है। ना आराम से, मतलब आराम सॉरी मतलब वो हमारी कई बार आदत होती है ना, हम बोले जल्दी से, मतलब ऐसा लगे कि हम बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं जैसे दिखाने के लिए। दे देना और क्लोज करना है। दादा टेक योर ओन स्वीट टाइम, आराम से। जी सेठी साहब कैसे हैं आप बताइए, और आपकी पोजिशनल पिक कैसी है? अनिल जी पोजिशनल पिक तो देता ही हूं, लेकिन अनिल जी उससे एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एक बात करनी है कि ये जो न्यूज पर व्यूज आपका जो जी बिजनेस का अपना कार्यक्रम है बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है जी। अनिल जी इसको जब सुनते हैं तो हम जो पब्लिक डोमेन में जो इन्फॉर्मेशन होती है जी उस पे जो रिसर्च करते हैं उस पे मोहर लगती है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल हमने अग्रवाल साहब को सुना, उन्होंने कहा कि पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करने के लिए एग्री सेक्टर में भी ड्रोन का यूसेज होता है। और अनिल जी कई बार इस सेक्टर पे बात करी, जेन टेक्नोलॉजीज मेरा एक पसंदीदा स्टॉक रहा है और उस पर मैंने ये हाईलाइट किया कि एग्री सेक्टर में इसका काफी यूसेज होने लगा है। डिफेंस तो ही है ड्रोन के लिए, बट एग्री सेक्टर, फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर और इवन ये जो फूड डिलीवरी एप्स है ये भी आजकल आप टेस्ट कर रहे हैं, तो ये मोहर लगती है। और जेन टेक्नोलॉजीज तो अनिल जी मेरा बजट वाले दिन पिक था 190 के लेवल पे, जो आज बाजार वहां से कमजोर हुआ है, बट ये 300 के लेवल पे आ गया। तो अनिल जी इस तरह न्यूज पर व्यूज ये जो सेगमेंट सबको देखना चाहिए, दैट गिव्स, मतलब उनके बॉडी लैंग्वेज से फिर मैनेजमेंट को सुनने से और कॉन्फिडेंस आता है। और अनिल जी जो आज का मेरा जी
जो आज का मेरा पर्सनल पिक है, एक ऐसा स्टॉक है जो कई बार मेरे रिकमेंडेशन लिस्ट में रहता है, पूना वाला फिनकॉर्प फ्रॉम द एनबीएफसी सेक्टर। आज सुर्खियों में भी है, कुछ ब्लॉक डील हुई है, बट मुझे लगता है बैंक्स और एनबीएफसी ये क्वार्टर अच्छा करेंगे। एचडीएफसी बैंक ने अब इतने बड़े बेस पे थोड़ा इन लाइन बोलूंगा नतीजे, हालांकि ठीक है बाजार वैल्यूएशन के लिहाज से थोड़ी और उम्मीद कर रहा था तो उस लिहाज से थोड़ा आज वीक है, बट मुझे लगता है एनबीएफसी सेक्टर से नतीजे अच्छे आएंगे। पूना वाला फिनकॉर्प एक जबरदस्त कंपनी है, कई बार मैं आदर पूनावाला जी के आने के बाद से इस कंपनी में एकदम बहुत ही चेंजेस हुए हैं। मतलब आज रिटेल सेक्टर पे फोकस्ड बैंक है, एनपीएस जो है सबसे कम है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट एसेट क्वालिटी विद इन द एनबीएफसी सेक्टर, और बाकी जो रिटेल लोन्स को एड्रेस करती है वहां पे अच्छी ग्रोथ दर्ज कर रही है। मैंने देखा इनका डिटेल्स, पिछले क्वार्टर में भी कई अराउंड 4.5 लाख कस्टमर्स ऐड करे, और वो भी कस्टमर भी सिबिल स्कोर उनका 730 प्लस, मतलब जो कि एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कस्टमर्स है वो ऐड कर रही है। फिर 110 ब्रांचेस है थ्रू आउट इंडिया। मुझे लगता है, और केयर ने भी इनकी जो रेटिंग है उसको अपग्रेड किया है, जिसके कारण इनके कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी कम होंगे। फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, मुझे लगता है इस स्टॉक को पोजिशनल तौर पे यहाँ पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें पोजिशनल टारगेट है 315 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 285 रुपए। ओके, तो ये है आपके लिए राय पूना वाला फिनकॉर्प पर खरीदारी करने की आती हुई सेठी साहब की तरफ से। 285 का स्टॉप लॉस, 315 का टारगेट। दी बताइए क्या चाहते हैं आप, ब्रेक या फिर आउटलुक FY24? नहीं, एक ब्रेक लेके थोड़ा फ्रेश होके फिर नए सवाल पूछते। मैं तो नहीं चाहता था, मैं तो काम ही करना चाहता था। दीप चाहते कि ब्रेक लिया जाए, मेरे इसलिए दीप के लिए ब्रेक। स्वागत है आप सबका आउटलुक FY24 यानी कि वित्त वर्ष 2024, जिसकी शुरुआत हुई है 1 अप्रैल से और ये चलेगा 31 मार्च 2024 तक। इस पूरे वित्त वर्ष में बाजार का मूड माहौल कैसा रहेगा, इस पर हमारी है ये खास पेशकश। और इस खास पेशकश में आज हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। मोतीलाल ओसवाल के हेड ऑफ रिसर्च इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज जो संभालते हैं वो है गौतम दुग्गड़ साहब, जो कि IIM कलकत्ता से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा मैनेजमेंट में किया हुआ है, और साथ ही मुंबई से आपने केमिकल इंजीनियरिंग में भी डिग्री हासिल की हुई है। दुग्गड़ साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, धन्यवाद। इससे पहले कि हम पूरे वित्त वर्ष का आउटलुक हूँ, अभी मैं पहले है ना आपसे IT शेयरों का ले लेता हूँ और बैंकिंग शेयरों का ले लेता हूँ। तो सर सबसे शुरुआत पहले हम IT से करते हैं। इन्फोसिस TCS के नतीजे आप देख चुके हैं, अब इस सेक्टर को लेकर आपका क्या व्यू है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। जहां तक IT क्षेत्र के कंपनीज के नतीजे है, ये तो मार्केट में बता ही दिया आपको कि मार्केट की क्या राय बन रही है उस पर। मुझे लगता है हमेशा जब ग्लोबल एनवायरनमेंट थोड़ा सा अनसर्टन होता है, एक एग्जैगरेटेड रिएक्शन आपको हमेशा दिखने मिलता है स्टॉक प्राइसेस में। अगर मुझे लगता है थोड़ा बहुत इमोशनल रिएक्शन भी है इन स्टॉक्स में, क्योंकि थोड़ा गाइडेंस का भी जो वीकनिंग हुआ है बैंड में, प्लस ये जो नतीजे आए काफी सरप्राइजिंग आए हैं, बिकॉज जो गाइडेंस पिछले क्वार्टर में दिया गया था उसमें कभी ये मुझे नहीं लगता ये डिस्कस हुआ था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3% टॉप लाइन डिक्लाइन भी हो सकता है। तो थोड़ा बहुत वो रिएक्शन आपको स्टॉक प्राइसेस में देखने को मिल रहा है, और ये सब तब हो रहा है जब आपके स्टॉक्स ऑलरेडी ऊपर से 30% डाउन थे। देखिए स्टॉक 12% आज तब गिरा है जब ऑलरेडी पहले 35-30% गिर चुका था। इन्फोसिस का टॉप 1900 रुपया था और आज आप देख रहे हैं कि 1380 से वो गिरा है, राइट। तो स्टॉक ऑलरेडी 40% के आसपास करेक्ट हो चुका है, राइट। पिछले 12 महीने में अर्निंग्स डाउनग्रेड करीबन 11 से 12% रहा है, तो काफी सारा डीरेटिंग हो चुका है अनिल जी इसमें। CY22 का NSE IT वाज द वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स। NSE IT इंडेक्स 28% गिरा था 2022 में। मुझे लगता है अब जो वैल्यूएशन है, अगर आप फ्रेश व्यू देखते हैं यहां से 1230 या 1250 के रेंज से, मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड काफी यहाँ पे अभी अट्रैक्टिव हो गया। हालांकि आज ये कहना काफी उतना अच्छा सेंटिमेंट्स नहीं है इस सेक्टर को लेके, बट मुझे लगता है ऐसे ही टाइम पे आप जब खरीदते हैं तो आपका पैसा बनता है। अगर आप पिछले 10 साल के इंसिडेंट्स बनाएंगे जो कि हमारे रिसर्च टीम ने बनाया था कि कब कब इन्फोसिस में एक बड़ा एग्जैगरेटेड स्टॉक प्राइस रिएक्शन आया है 10% से ज्यादा, चाहे रिजल्ट्स के वजह से हो
चाहे मैनेजमेंट चेंजेस के वजह से हो, या चाहे बीच में जब वो विसल ब्लोअर का कंसर्न था, उस समय हमने देखा कि स्टॉक 10 से 20% गिरे थे, और अगर उस समय आपने खरीदा होता तो अगले 6 महीने और 12 महीने में आपका पैसा बना होता। मैं नहीं कहना चाहता हूं कि हर टेम्पलेट हर समय उसी तरह से फॉलो होता है, बट मेरा मानना है कि काफी सारा बैड न्यूज प्राइस में है। यहां से मुझे लगता है लार्ज कैप आईटी काफी इंटरेस्टिंग बन जाता है रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से। ओके, परफेक्ट। तो ये है आपके लिए आईटी शेयरों पर आया। और सर, एचडीएफसी बैंक ने बैंकिंग शेयरों के रिजल्ट की भी शुरुआत की है, क्या मजबूत रहेंगे बैंकिंग रिजल्ट? रिजल्ट्स तो हमेशा सदाबहार रहे बैंकिंग सेक्टर के। अगर आप देखते हैं 2018 से 23 तक, जो कि मैं आपको हमेशा ये नंबर दोहराते रहता हूं कि 2018 में जो निफ्टी में 11 फाइनेंशियल कंपनीज है उनका कुल मुनाफा 45,000 करोड़ होता था, राइट, 2018 में। 2023 में अकेले एचडीएफसी बैंक ने 44,000 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया है, राइट, और टोटल 11 कंपनीज का जो मुनाफा 2023 में होगा वो 2,10,000 करोड़ है। तो 5 गुना प्रॉफिट बढ़े हैं एनएसई निफ्टी में फाइनेंशियल कंपनीज के। सो नतीजे पिछले 2-3 साल से बहुत स्ट्रांग रहे हैं अनिल जी। और ये क्वार्टर का नंबर भी अगर आप एचडीएफसी बैंक का देखते हैं, 24% एनआई ग्रोथ, 4.1% का जो एनआई मार्जिन है, थोड़ा बहुत पीपॉप ग्रोथ कम आया है, बट वो अंडरस्टैंडेबल है क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी में, लोगों में और ब्रांचेस में इन्वेस्टमेंट किया है। अदरवाइज नंबर एकदम स्ट्रांग है। आप एसेट क्वालिटी देखिए, लोएस्ट एनपीए है, प्रोविजनिंग कवरेज रेशो भी 75-76% है। 16 लाख करोड़ के लोन बुक पे अगर आपका नेट एनपीए केवल 4-5 हजार करोड़ बसता है तो आपको दिखाता है कि कितना स्ट्रांग एसेट क्वालिटी उन्होंने हमेशा की तरह मेंटेन किया है। और कोविड के 2 साल और उसके बाद का ये साल भी आपने 20% ग्रोथ कम होते नहीं देखा है। साथ ही साथ वैल्यूएशन काफी करेक्ट हो गए। काफी सारे उसमें नॉन फंडामेंटल रीजंस भी रहे, मर्जर को लेके एक ओवरहैंग था। मुझे लगता है वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव हो चुका है एचडीएफसी बैंक का। हमने हमारे मॉडल पोर्टफोलियो में अभी एचडीएफसी बैंक का वेट पिछले हफ्ते 100 बेसिस पॉइंट, जो कि 1% है, उससे बढ़ाया था। अच्छा, एचडीएफसी बैंक का वेटेज भी आपने बढ़ाया, वंडरफुल, वेरी नाइस। अब बताएं सर पूरे बाजार का आउटलुक वित्त वर्ष 2024 के लिए जी। अनिल जी, 2024 का जो आउटलुक है आज बताना एक तरीके से थोड़ा मुझे लगता है ट्रिकी हो जाएगा, बिकॉज हम देख रहे हैं पिछले 3 साल से जो भी व्यू आप बिगिनिंग ऑफ द ईयर में लेते हैं वो ड्यूरिंग द ईयर 10 बार चेंज हो जाता है, क्योंकि इवेंट्स काफी ड्राइव कर रहे हैं मार्केट को। 2021 और 22 में आपने देखा सेंट्रल बैंकर्स ने मार्केट को कंट्रोल किया है। पहले रेट बढ़ा के इन्फ्लेशन के पीछे हम चल रहे थे, तो ग्लोबली सारे सेंट्रल बैंकर्स को इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ा। हमारा जो व्यू है इस साल के लिए, कैलेंडर 2023 के लिए, जो कि लार्ज पार्ट ऑफ FY24 कवर कर लेगा, यही रहा है कि बिगिनिंग में जब हमने लिखा था जनवरी में कि हम इस साल भी मार्केट को काफी फ्लैट रेंज में देखते हैं, राइट। एक डिफरेंस ये है अनिल जी इसमें कि CY21 में हमने काफी फ्रंट एंडेड रिटर्न्स देखे थे, जो CY22 में फ्लैट रह के थोड़ा सा मॉडरेट हो। क्योंकि आप देखिए निफ्टी अक्टूबर 2021 में जो लेवल पे था, आज भी वो लेवल पे आने के लिए उसको 4-5% रैली करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि 1.5 साल में मार्केट कहीं नहीं गया है और अर्निंग्स ऊपर गए हैं। सो जो वैल्यूएशन यही लेवल पे 21 टाइम हुआ करते थे अक्टूबर 2021 में, आज वो वैल्यूएशन 18 टाइम हो गया है। तो रिलेटिवली आपके जो वैल्यूएशन है काफी अट्रैक्टिव हो गए, अभी लॉन्ग पीरियड एवरेज के एग्जैक्ट रेंज में आ गए। हमारा 10 साल का एवरेज 18.5 का पीई है निफ्टी का, आज हम करीबन 18.1-18.2 पे चल रहे हैं। तो वैल्यूएशन के हिसाब से हम काफी संतुलित है, कोई फ्रॉड नहीं है मार्केट में लार्ज कैप में। दूसरा, अर्निंग्स ग्रोथ इस साल अगर हमारे इस क्वार्टर के नतीजे आ जाते हैं जो हमने एस्टिमेट किया है वो ऐसे के वैसे, तो FY23 में निफ्टी का अर्निंग्स ग्रोथ 12% रहेगा, जो मुझे लगता है काफी सॉलिड है, बिकॉज ये 38% ग्रोथ के बेस पे आ रहा है। FY22 में निफ्टी का प्रॉफिट 38% बढ़ा था, उसके ऊपर 12%, वो भी ऐसे माहौल में जहां इंटरेस्ट रेट 250 बेसिस पॉइंट बढ़े हैं, कमोडिटी प्राइसेस में काफी उछाल आया था और जनरली ग्रोथ थोड़ा मॉडरेट हुआ है। आप 4.5% जीडीपी ग्रोथ के एनवायरनमेंट में आज हम खड़े हैं सेकेंड हाफ ऑफ FY23 का अगर आप बात करते हैं तो। सो काफी सारे चैलेंजेस और हेडविंड्स के बावजूद निफ्टी ये साल 12% का अर्निंग्स ग्रोथ करेगा। तो अगर आप रिलेटिव कंपैरिजन करते हैं इंडिया का बाकी इमर्जिंग मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में, तो बोथ मैक्रो इकोनॉमिकली और माइक्रो पे इंडिया काफी स्ट्रांग नजर आता है। लेकिन यहां से वैल्यूएशन री रेटिंग का उम्मीद मुझे कम दिखता है, क्योंकि आज आप एक नॉर्मलाइज इंटरेस्ट एनवायरनमेंट में खड़े हैं।
ना कि 2020 के पहले वाला एनवायरनमेंट जहां इंटरेस्ट रेट जीरो होता था, लिक्विडिटी बहुत इजी होती थी। तो मुझे लगता है बाजार इस साल थोड़ा बहुत यही रेंज में रहेगा और फिर आगे का जो सफर है वो आगे अर्निंग्स कैसे आते हैं, कितना डाउनग्रेड आता है या ये अर्निंग्स जो एस्टिमेट है FY24 के वो मेंटेन होते हैं, उसके ऊपर मुझे लगता है बाजार का दिशा निर्भर रहेगी। और एक चीज आपको और पड़ेगी इस साल, क्योंकि आप बड़े इलेक्शन कैलेंडर में जा रहे हैं। अभी मई में कनेक्शन, उसके 5 महीने बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश है और फिर जैसे ही वो खत्म होगा आपका लोकसभा इलेक्शन के लिए एक मोमेंटम बनना चालू हो जाएगा। सो लोकसभा इलेक्शन के 5 महीना 6 महीना पहले से आप देखेंगे कि मार्केट काफी सारा व्यू इलेक्शन और पॉलिटिक्स को लेके डायरेक्शन बनाता है। तो इसीलिए आज ये कहना बहुत डिफिकल्ट है कि एक साल में क्या हो जाएगा, जो कि हमारा पिछले 3 साल का लर्निंग है कि व्हेन इवेंट्स एंड सेंट्रल बैंकर्स ड्राइव मार्केट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द व्यू वेरी फ्लेक्सिबल। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है सर। अच्छा, अब बताएं सर, कहाँ बुलिश रहना है, कहाँ पॉजिटिव रहना है, निवेश के मौके कहाँ है? तो मुझे लगता है 3 या 4 सेक्टर है जहां पे हमें आज फंडामेंटल्स काफी अट्रैक्टिव लगते हैं, जिसमें से सबसे पहला मैंने आपको बताया फाइनेंशियल्स है, क्योंकि अर्निंग्स बहुत स्ट्रांग है, क्रेडिट ग्रोथ अच्छा है, एसेट क्वालिटी सबका अच्छा है। ये सेक्टर को एक सबसे बड़ा जो तकलीफ रहा है पिछले 12-18 महीनों से वो रहा है कि FI आउटफ्लोज जो इंडिया में है उसके वजह से बैंकिंग सेक्टर का प्रदर्शन जो रहा है काफी वीक रहा है, बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में फाइनेंशियल्स करीबन 37-38% का वेटेज रखता है। अगर आप देखते हैं जनवरी में भी जो उन्होंने सेलिंग की थी 3.5 या $3.6 बिलियन की, मोर देन 50% सेलिंग फाइनेंशियल्स में हुआ था। तो वाइल फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, मुझे लगता है जब तक FI फ्लोज थोड़ा सा स्टेबल नहीं होते ये सेक्टर ऐसे ही थोड़ा सा रेंज बाउंड रहेगा। दूसरा सेक्टर जहां पे अब हम पॉजिटिव हुए हैं ये क्वार्टर के मॉडल पोर्टफोलियो में, वो है कंजम्पशन। वहां हमने न्यूट्रल से ओवरवेट कर दिया है हमारे स्टांस को। पिछले 2 साल से हम वहां पे न्यूट्रल थे। मुझे लगता है कंजम्पशन डिमांड अब थोड़ा सा बॉटम आउट होने जाएगा अगला 6 महीना में। तीसरा पॉइंट है कमोडिटी प्राइसेस भी काफी मॉडरेट हो चुके हैं और 3 साल से इस सेक्टर के स्टॉक्स जो है टाइम करेक्ट हो रहे हैं। अगर आप हिंदुस्तान लीवर का भाव आज देखते हैं और 3 साल पहले का भाव देखते हैं, फरवरी 2020 का भाव लगभग सेम ही है। तो कंजम्पशन में हमने वेट बढ़ाया है, हमने ITC में 100 बेसिस पॉइंट वेट बढ़ाया है, हमने वेदांत फैशन हमारे पोर्टफोलियो में ऐड किया है, इंडियन होटल ऐड किया है और पहले से हमारे पोर्टफोलियो में टाइटन, ब्रिटानिया, गोदरेज, मेट्रो ब्रांड्स ये सारे शेयर पहले से मौजूद थे। तो कंजम्पशन पे अब हम ओवरवेट हो चुके हैं। तीसरा सेक्टर जो हमें अच्छा लगता है वो है ऑटो। हमें लगता है 5 साल का जो आंकड़ा मैंने आपको फाइनेंशियल्स का बताया, एग्जैक्ट रिवर्स आंकड़े ऑटो सेक्टर के हैं। जहां फाइनेंशियल्स का प्रॉफिट 45,000 से 2,10,000 करोड़ हुआ है, उसी दौर में ऑटो सेक्टर का प्रॉफिट निफ्टी में 30,000 करोड़ से गिर के 25,000 करोड़ हो गया है। और हमें लगता है कि अगले 2 साल में ऑटो सेक्टर में एक मीन रिवर्जन होगा प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड में और उसका इंपैक्ट आपको स्टॉक प्राइसेस में भी दिखेगा। सो वहां हम ओवरवेट हैं। और लास्ट सेक्टर मुझे अब जैसा लगता है कि IT में ये गिराव के बाद वैल्यूएशंस काफी अब अट्रैक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो बैंक्स, फाइनेंशियल, ऑटो तो हमेशा से गौतम जी बुलिश रहे हैं और लगातार उस पर खरीदारी की राय भी आई है और अब IT शेयर वैल्यूएशंस के लिहाज से धीमे धीमे हो रहे हैं आकर्षक। गौतम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमें समय देने के लिए और विस्तार से आज आपने हमारे दर्शकों को नतीजों पर और वित्त वर्ष 2024 के आउटलुक पर अपनी राय दी। आइए बढ़ते आगे, शॉर्ट टर्म पिक का वक्त है। सेठी साहब और पालिया साहब हमारे साथ तैयार है। पालिया साहब बताएं सर आपकी शॉर्ट टर्म पिक। अनिल जी, शॉर्ट टर्म पिक रहेगी रेमंड्स। ये स्टॉक में देखें तो 3rd कंसेक्यूटिव वीक है जहां पे हायर हाई फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। स्टॉक में वीकली सेटअप के हिसाब से एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहां पे बनते हुए दिखा है। स्टॉक आज के मूव में देखें तो 100 डे मूविंग एवरेज को अभी पेनिट्रेट करते हुए दिख रहा है। तो जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे नियर टर्म शॉर्ट टर्म चार्ट पे बनी है रेमंड्स में, हमें लगता है ये मोमेंटम इसमें 1480 से लेकर 1500 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो रेमंड्स बाय करने की सलाह, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1330 के आसपास। 1330 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी। रेमंड्स में ये राय आपके लिए आती है। आइए 10 की कमाई का स्टॉक बता रहे हैं बंसल जी, कुणाल जी के बिहाफ पर। बताएं सर। अनिल जी मैं 2-3 चीजें बता रहा हूँ अनिल जी कुणाल जी के बिहाफ पर। एक तो मेरे मित्र कुणाल जी जब भी हम 10 की कमाई में AID पैरी देते हैं तो वो बोलते हैं हमेशा कि एशिया की सबसे पुरानी कंपनी है। तो जो आप पुरानी का पूछ रहे थे अनिल जी, वो कुणाल जी बोलते हैं AID पैरी के लिए। और दूसरा अनिल जी, आपने कुछ समय पहले बोला कि कुणाल जी आज गायब है। अनिल जी गायब वो व्यक्ति होता है जो बिना बताए भाग जाता है।
तो अनिल जी वो हाफ डे लीव पर है, इन्फॉर्म्ड अनिल जी, अवकाश लिया हुआ उन्होंने। अच्छा, हाफ डे का अनिल जी। अप्रूव किसने, आपने की कि मैंने? अनिल जी अप्रूवल तो आप ही करेंगे अनिल जी। अप्रूवल तो आप ही करेंगे। नहीं, मेरे पास अनिल जी उनकी पावर ऑफ अटॉर्नी है, आपकी पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है जो लीव पर अप्रूव कर दूंगा। नहीं नहीं, बिल्कुल। वैसे हमारे सारे एक्सपर्ट्स इतने सिंसियर है, आप देख ही सकते हैं। जैन साहब तो कहाँ से फोन करके शो कर लेते हैं। सेठी साहब भी अभी कहाँ विदेश यात्रा पे थे, वहां से कर रहे थे। तो सब लोग जहां तक कोशिश होती है आपने भी अवकाश से कर रहे थे। वो मैं तो इन पे दबाव बनाने के हिसाब से करता हूँ। ऐसा, लेकिन यही है, कभी कभी कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें आप नहीं कर पाते हैं। अदरवाइज इतने बढ़िया पैनल, इतने बढ़िया चैनल को छोड़कर कौन छुट्टी ले दिया जाता है। करेक्ट। आइए बंसल जी बताएं सर। अनिल जी हमारा 10 की कमाई का स्टॉक पिक है एक्सो नोबल। इसको पहले भी मैंने और कुणाल जी ने 1-2 बार रिकमेंड करा है। अच्छी एक्यूमुलेशन में चल रहा है और काफी फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो ओवरवेट खरीदारी की राय है ऑन एक्सो नोबल। गिरावट पे इसको एक्यूमुलेट करें 6 से 7 महीने के अंदर यहाँ पर 3026 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो मच अवेटेड एक बिग अपमूव यहाँ पेंडिंग है, गुड डिविडेंड डील्ड है। तो एक्सो नोबल एक परफेक्ट कैंडिडेट है। 6 से 8 महीने का नजरिया बनाकर गिरावट पे एक्यूमुलेट की राय है। तो ये है आपके लिए राय इस वक्त आती हुई दिख रही है एक्सो नोबेल पर खरीदार। बंसल जी नोबेल की स्पेलिंग क्या होती है वैसे जनरली? अनिल जी ये बिल्कुल आपने सही चीज पूछी अनिल जी। देखिए इसको तो हमारा डिक्शनरी भी करेक्ट नहीं करता है। हाँ। तो मैं अनिल जी टर्मिनल पे जाके इसको चेक करता हूँ, जो एनएससी पर आप चेक करते हैं ना। हाँ। वैसे नॉर्मली NOMBLE अनिल जी मानता हूँ, बट यहाँ पर एल से पहले ई आता है अनिल जी। कुछ चीजें कंफ्यूजिंग रहती हैं, तो चेक कर लेता हूँ अनिल जी। मेरे लिए तो नोबल का मतलब NOBLE होता है, बट यहाँ ई जो है एल से पहले आता है अनिल जी। हो सकता है सेठी साहब ने इस पर विशेष रिसर्च की। सेठी साहब, जैन साहब आपकी कोई टिप्पणी इसकी नोबेल की स्पेलिंग पर? अनिल जी ये तो जी सेठी साहब स्पेलिंग है अनिल जी, नोबेल प्राइज में भी यही स्पेलिंग यूज होती है। बाकी तो अनिल जी नोबेल है इंग्लिश का वर्ड जिसका मतलब काइंड होता है, समझ लीजिए। वो तैयारी के साथ आते हैं सेठी साहब, वाह बहुत बढ़िया। तो ये मेरे ख्याल से जिस देश से ओरिजिन हुआ है वहां पर कई जगह ना अलग अलग देशों में इंग्लिश की स्पेलिंग थोड़ी सी अलग अलग होती है, तो वहां से ही आया हुआ है। चलिए, तो एक्सो नोबल खरीदारी करने की राय 3026 के टारगेट के साथ, और 10 की कमाई जय टक्कर भी देंगे। जय बताए। जी बिल्कुल अनिल जी 10 की कमाई में मैंने जैसे अनिल जी कहा था कि मुझे होटल स्टॉक्स काफी पसंद है अनिल जी, एंड इंडियन होटल्स तो दिया अनिल जी। अब EIH होटल्स जो 172.35 पर अभी ट्रेड कर रहा है अनिल जी, इसको खरीदने की सलाह है। यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए 162 पर। सो लगभग 10 रुपए का एक डाउन साइड रिस्क है अनिल जी यहाँ पे, बट देन अपसाइड में मुझे लग रहा है कि लगभग 190 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं इन कमिंग फ्यू ट्रेडिंग सेशंस। बहुत ही बढ़िया डाउन ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का अनिल जी ब्रेकआउट देखने मिला। ये स्टॉक एक क्लियर डाउन ट्रेंड में था, उसमें से एक ब्रेकआउट बहुत ही अच्छा वाला देखने मिल रहा है विद गुड पॉजिटिव डाइवर्जेंस इन शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स। डेली वीकली चार्ट्स पर अनिल जी क्लियरली काफी ओवर सोल्ड हो चुके थे वीकली इंडिकेटर्स इसके, वहां से एक रिवर्सल देखने मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 190 तक का मूव तो देखने मिलेगा अनिल जी। और अनिल जी इंडेक्स में भी अच्छा मूव आया है। सो कॉल ऑप्शन जो मैंने सजेस्ट किया था अनिल जी, उसमें भी एक अच्छा अप मूव देखने मिला है। ओके परफेक्ट, बहुत ही बढ़िया। तो ये है जय की तरफ से EIH खरीदारी करने की राय। 174 162 का स्टॉप लॉस, 190, और आपका कॉल ऑप्शन भी कमाल करता हुआ दिख रहा है। 150 के आसपास पहुंच चुका है, नीचे में 100 रुपए के आसपास तक भी था, और वहां से अच्छी रिकवरी आती दिख रही है। आइए 10 SPL मिड कैप स्टॉक्स, सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक बाकी बताएं सर। बिल्कुल अनिल जी, जो आज की मेरी शॉर्ट टर्म पिक है, एक पेपर स्टॉक है TNPL, जो अभी 244 के आसपास ट्रेड करता है। अनिल जी आपको याद हो, ये जो 3 दिन की एक्सटेंडेड छुट्टी थी, उसके पहले वाला जो ट्रेडिंग सेशन था थर्सडे को, मैंने दोपहर के शो में जो शॉर्ट टर्म पिक देता हूँ वहां शेषाशायी पेपर को रिकमेंड किया था 259 के लेवल्स पे। और आज जब बाजार 200 पॉइंट निफ्टी वीक है, तब भी उस स्टॉक ने 275 के जो मेरे टारगेट थे वो अचीव कर लिए, अभी भी शायद 2-1% ऊपर है। और आज उसी सेक्टर से TNPL रिकमेंड करने जा रहा हूँ अनिल जी। एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, पेपर बोर्ड, फिर इसमें सीमेंट भी है। सीमेंट की अराउंड 3,28,500 टन की कैपेसिटी है। फिर पावर भी है इनके पास, अराउंड 140 मेगावाट का कैप्टिव पावर है।
बाकी जबरदस्त सेक्टर है जो कि इस क्वार्टर में जो नतीजे आएंगे मुझे लगता है बहुत ही तोड़फोड़ नतीजे आएंगे पूरे सेक्टर के। ओवर द क्वार्टर इन्होंने अपने प्राइसेस बढ़ाए हैं और बाकी इस कंपनी ने इनकी कोई पल्प मिल भी कमीशन हुई है तो उसका भी एक फायदा मिलेगा, मार्जिन में इंप्रूवमेंट आएगा, सॉलिड फंडामेंटल्स है। दिसंबर तिमाही में भी 112 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया जो पिछले साल दिसंबर में 0 था, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, उसके सामने 112 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया। मुझे लगता है वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ता है, बुक वैल्यू के आसपास ट्रेड करता है स्टॉक, तो इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। शॉर्ट टर्म टारगेट 260 का, स्टॉप लॉस 238 रुपए। ओके, तो ये है आपके लिए TNPL तमिलनाडु न्यूज प्रिंट, यहाँ पर खरीदारी करने की राय आती है। आज जैन साहब भी सुबह सुबह देखिए 2 पेपर स्टॉक की बात करके गए थे, शेषशाही वेस्ट कोस्ट, तो सेठी साहब के पास एक ही बचा बचे ही नहीं तो शायद उन दोनों में से सेठी साहब ऑप्शन होता तो कोई दूसरा वाला ले लेते, यही पसंद है। नहीं अनिल जी देखिए, शेषशाही तो मैंने परसों ही दिया है, मतलब थर्सडे को ही दिया और अच्छा का भी किया था, तो आप पेपर का किया। और अनिल जी TNPL है, अच्छा स्टॉक है, फिर JK पेपर रहता है, स्टार पेपर रहता है, तो स्टॉक्स तो थे और भी, बट अमंग द लॉट मुझे लगता है शेषशाही पेपर के बाद अब ये TNPL चलना। तो सेठा साहब कहना ये चाहते हैं इनडायरेक्टली कि मैं तो पहले ही देख चुका हूँ। ओके बढ़िया है, वेरी नाइस। ओके अच्छा, जैन साहब भी आपको इसका जवाब देना चाहते हैं, जल्दी से जैन साहब 15 सेकंड में अनम्यूट करवा रहे, 15 सेकंड तो आपके अनम्यूट होने भी लग गए जी। तो मैंने पोनी रोड शुगर जी ये जी वही है शेषशाही पेपर अनिल, जो मैंने पोनी रोड शुगर वो ग्रुप कंपनी वाली जो बात कही थी और आपने बोला कि टाटा ग्रुप की कंपनी में सारा देना है, तो पोनी रोड शुगर मैंने जेम्स में दिया था और शेषशाही पेपर सेठी साहब ने दिया, तो मैंने थैंक यू का मैसेज भेजा था। सही जवाब, बहुत ही बढ़िया। चलिए विदा लेने का वक्त है, बाजार में शानदार रिकवरी आती दिख रही है, 17,650 के ऊपर निकलता हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी भी फिर से हरे निशान में आता हुआ 42,150 के आसपास। वागले साहब का धन्यवाद और बंसल जी का धन्यवाद जैन साहब का भी, सुमित जी का भी, और साथ ही साथ जय ठक्कर साहब, सेठी साहब, पालिया साहब, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुमित जी सावधान हो जाइए, देखिए सेठी जैन साहब का नाम लेते उन्होंने हाथ जोड़ दिए धन्यवाद के वक्त, आपने जोड़ रहे हो, चुनावों का समय आ रहा है, कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है आपके लिए, सावधान रहें। आइए दोपहर के शो में आप सबसे हम मुलाकात करेंगे, मुझे और दीप को भी दीजिए इजाजत, और हमेशा की तरह देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे हम शो का समापन। आइए, जय हिंद।